वॉल्यूम में कुछ गड़बड़ तो कम ज़्यादा हुए, जब यहाँ से कर देंगे चलती है। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस आ रही है आपको? मंजीत गुड इवनिंग, अंकुर, गौतम वेरी गुड इवनिंग, अंजलि। अंकुर मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? मेरी वॉइस आ रही है आप सभी लोगों को? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या मेरी आवाज प्रॉपरली आपको आ रही है? ओके रूपाली, थैंक यू। अदिति वेरी गुड इवनिंग। राइट, फाइन। सभी को वॉइस प्रॉपरली आ रही है ना? ओके, यस अविनाश, नीतीश, सभी लोग अच्छे से हैं? ओके, तो आज हम लोग आ गए हैं हाइड्रोकार्बन के लेक्चर 3 में। कल हमने केमिकल प्रॉपर्टीज एल्केन की देखी थी और उसमें यह भी देखा था कि जो एल्केन है ना, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस भी किया था, राइट। कुछ केमिकल रिएक्शंस हमने बताई थी। मंजीत आई एम फाइन, आई एम वेरी वेल। पांच आ रहा है यार, आपका भी कमेंट आ रहा है, सभी लोगों का आ रहा है। नीतीश आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट बेटा। आरू प्रियंका वेरी गुड इवनिंग। हेलो विवेक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास स्टार्ट करें। आपने क्वेश्चन ट्राई किए थे, कुछ क्वेश्चन बनाए थे। नीतीश प्लीज डोंट रिपीट द मैसेज। यस, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। होली तक का तो टाइम दो। प्रज्ञा गुड इवनिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूं कि आप पूछ सकते हो। विशाल पता चल जाएगा। रेशमा गुड इवनिंग। ओके अंकुर, शुभ संध्या। हिंदी में बोल रहा हूं बेटा। मैं भी हिंदी बेल्ट से ही हूं। काजल नमस्ते। ओके, चलो कोशिश करते हैं। NaBH4 में क्या प्रॉब्लम है? तो अब स्टार्ट करते हैं, राइट। नीतीश वेरी गुड इवनिंग बेटा। सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बिल्कुल।
शुभ संध्या अभिषेक, हरे कृष्णा। ओके, आशु बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीजें प्रॉपरली दिखें, है ना। स्वाति बिल्कुल, अच्छा ठीक है स्वाति, कोई बात नहीं है, मैंने सुन लिया आपकी प्रॉब्लम एंड योर प्रॉब्लम विल बी एड्रेस। चलें फिर, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर में। जैसा मैंने आपको बोला, एल्केन के बनाने की विधि हो चुकी है। क्या क्या विधियां हैं, देखो आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हुई हैं। एल्केन बनाने की विधि आपने पढ़ ली है ना। अभी तक में आपने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 के अंदर में क्या क्या चीजें पढ़ रखी हैं। एक तो आपने पढ़ रखा है एल्केन के बनाने की विधियां, एल्केन के बनाने की विधियां, बनाने की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं वो मैंने आपको बताया था। दूसरी चीज आपने अभी तक में देखा है एल्केन के भौतिक गुण क्या होते हैं, जिसमें हमने आपको उनकी विलेयता, उनके क्वथनांक और गलनांक की बात करी थी। तीसरी चीज हम रासायनिक गुण, अर्थात एल्केन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है, इसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। इस रासायनिक गुण के अंदर अगर आपको पता है तो रासायनिक गुण में जो हमने सबसे पहली अभिक्रिया बताई थी वो बताई थी, है ना। रासायनिक गुण में, रासायनिक गुण के अंदर हमने सबसे पहली अभिक्रिया क्या बताई थी, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में हम लोगों ने कल खूब चर्चा करी थी, है ना, कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, मुक्त मूलक कैसे बनते हैं, किस प्रकार से इनको हम बना सकते हैं, राइट। दूसरी अभिक्रिया हमने देखा था और वो था कि दहन किस प्रकार से होगा, है ना, या फिर दहन, और उसी में हमने देखा था ऑक्सीकरण, राइट। ये दो अभिक्रियाएं हम लोगों ने कल कर लिया था। यहां तक की बात समझ में आ रही है? स्वाति आ जाएगी समझ में। मैं इंग्लिश में लिख ही नहीं रहा हूं, देखो ना, मैं तो हिंदी में लिख रहा हूं, आपने बोला इसलिए, ठीक है। अब देखें, ऑक्सीकरण में यहीं से बात को हम शुरू करेंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण में एक बात ध्यान रखेंगे कि हमने जब ऑक्सीकरण कराया था, है ना, तो ऑक्सीकरण कराने में हमने आपको क्या बताया था कि एक तो हम यहां पे पूर्ण दहन की बात किए थे, है ना। पूर्ण दहन क्या होता है, कंप्लीट कंबसन। पूर्ण दहन क्या होता है कि जब हम एल्केन को, किसको, एल्केन को ऑक्सीकृत कर दें, किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो फिर क्या मिलेगा हमें, यहां पे CO2 और H2O के साथ साथ हमें क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। तो ये पूर्ण दहन हो गया, राइट। फिर इसके बाद हमने यहां पे ये भी बात करी थी अपूर्ण दहन में, कि अपूर्ण दहन के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ऑक्सीजन की मात्रा अगर हम सीमित कर देते हैं तो दो प्रकार के उत्पाद यहां पे संभव हो जाएंगे। वो उत्पाद कौन से होंगे,
किस प्रकार के उत्पाद होंगे यहां पे? तो उत्पाद में हमने क्या लेना है? उत्पाद में हमें यहां देखो कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है। इसी प्रकार से अगर हम ऑक्सीजन की मात्रा को, ऑक्सीजन जो हमने लिया हुआ है उस ऑक्सीजन की मात्रा को और भी कम कर देते हैं, है ना, जो यहां पे 3 ऑक्सीजन दे रहे हैं उसकी जगह पे ऑक्सीजन की मात्रा को बिल्कुल क्या कर दे, 1/3 कर देते हैं। क्या बन जाएगा? लैक्मे का काजल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लैक्मे का काजल बन जाएगा। तो ये देखो, ये क्या हो गया? अपूर्ण दहन हो गया। पहले हमने पूर्ण दहन कराया तो CO2 एंड हीट बनी, अपूर्ण दहन कराया तो ये क्या बना? कार्बन ब्लैक बन जाएगा, जिसको कार्बन ब्लैक, इसको कार्बन कज्जल के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो आज कुछ समझ में आ रहा है या अभी भी प्रॉब्लम हो रही है देखने में इसको? नहीं, पूर्ण दहन जब पर्याप्त ऑक्सीजन होती है, पूर्ण दहन में पर्याप्त क्या होती है? पर्याप्त ऑक्सीजन होती है। यहां पे पर्याप्त ऑक्सीजन होती है, जबकि यहां पे क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, बहुत ही कम होती है, तब उसको अपूर्ण दहन कहते हैं, राइट। अब आइए देखते हैं नियंत्रित दहन क्या होता है। नियंत्रित दहन यानी हम दहन भी कराना चाह रहे हैं, लेकिन नियंत्रित दहन, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, नियंत्रित दहन, राइट। अभी दिख रहा है सभी लोगों को? दिख रहा है? ओके। तो नियंत्रित दहन में हमें यह ध्यान रखना है कि मीथेन को हमें परिवर्तित करना है किसमें? किसमें परिवर्तित करना है? मीथेनॉल में। किसमें परिवर्तित करना है? मीथेनॉल यानी एल्कोहल। ये जो ये मिथाइल एल्कोहल होता है ना, ये जहरीला, इसी को जहरीली शराब भी कहते हैं, है ना। ये जहरीली शराब है, इसी को जहरीली शराब बोलते हैं, राइट। क्लियर है ये? इसको बनाने के लिए उत्प्रेरक क्या लेते हैं? 523 केल्विन का टेम्परेचर और कॉपर के रूप में हम यहां पे उत्प्रेरक लेते हैं। अब मान लो कि मेरे पास यहां पे मीथेन दिया हुआ है। इस मीथेन को, राइट, यहां पे 1 मोल ऑक्सीजन हमने लिया हुआ है, इसमें हमने 1 ही मोल केवल ऑक्सीजन लिया हुआ है, ठीक है। ये देखो, राइट। अगर हम यहां पे उत्प्रेरक को बदल करके मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ ले लें तो हमें क्या मिलेगा? मीथेनल मिल जाएगा। ये जो मीथेनल है, मीथेनल कभी आप लोग अपने प्रैक्टिकल लैब में गए होंगे,
है ना। तो प्रैक्टिकल लैब में, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल लैब में देखा होगा, या कभी हॉस्पिटल अगर गए होंगे तो देखा होगा कि जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं या जो मरे हुए प्राणी होते हैं उनको क्या किया जाता है, रख दिया जाता है एक द्रव के अंदर, है ना। तो इसका 40% जो पानी के साथ विलयन होता है उसको फॉर्मेलिन कहते हैं। राइट, समझ में आ रही है बात। ये यहीं पर अगर हम ईथेन का अणु ले लें और उसको O2 के साथ ऑक्सीकृत करा दें, किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी यहां पे हमने क्या ले लिया है, उत्प्रेरक ले लिया, ये ना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, दो मोल यहां पर, इसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। राइट, तो ये विनेगर होता है, ये वही वाला विनेगर है जिसको सिरका के नाम से जाना जाता है। हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं राखी, बिल्कुल, फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, मिथेनल भी कहते हैं, और इसके जली विलयन को फार्मेलिन कहते हैं, जिसके अंदर मरे हुए जानवरों के नमूने को या बॉडी के ऑर्गन को रखा जाएगा। राइट, तो ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को। अब आइए देखते हैं, अगर हमारे पास, यदि हमारे पास है ना, यदि एल्केन पर, एल्केन में 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तो यह ऑक्सीकृत होकर तृतीयक एल्कोहल बनाता है। यदि एल्केन में 3 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित है, तो यानी 3 डिग्री कार्बन होगा, तो 3 डिग्री कार्बन होने के लिए अगर हम यहां पे टर्सरी ब्यूटाइल, ये टर्सरी ब्यूटेन ले लेते हैं, यहां पे क्षारीय माध्यम में, है ना, क्षारीय KMnO4 के द्वारा इसका ऑक्सीकरण करा दें। क्षारीय KMnO4 क्या करेगा, यहां पे नवजात ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन को देता है ये, और इससे क्या बन जाएगा, देखो, ये 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री यहां पे एल्कोहल बन जाता है। तो ये प्रश्न भी आता है ना, अगर मान लो कि 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है तो फिर एल्कोहल का निर्माण नहीं होगा। तो एल्कोहल बनाने के लिए 3 डिग्री क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन उपस्थित होना ही चाहिए। राइट, तो समझ में आ रहा है, राइटिंग दिख रही है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। नहीं, देखो आप लोगों ने ना मेरे लिखने के तरीके को सुधार दिया, ठीक है। तो अभी किसी को समस्या तो नहीं आ रही, सभी लोगों को पढ़ने में कोई समस्या तो नहीं हो रही है। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए। मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है, मैं जो बोल रहा हूं वो प्रॉपरली आपके समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। ओके,
पूर्ण दहन में H2O बनेगा, है ना। ये देखो ये 3 डिग्री अल्को, अच्छा यहां पे हाँ मैंने कार्बन नहीं लगाया है, ये कार्बन लगा देना बेटा, कार्बन अब देखो अब 3 डिग्री अल्कोहल है, देखो पूर्ण दहन में कितने मोल H2O लिखा हुआ है। अच्छा पूर्ण दहन जो बनाएंगे ना, चलो अब मैं तुम्हें एक काम करता हूं, पूर्ण दहन वाले कुछ क्वेश्चंस करा ही देता हूं, राइट। देखो है तो 3 डिग्री अल्कोहल, ये देखो ना ये 3 डिग्री अल्कोहल नहीं है, ऐसा कार्बन जो 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा होता है उसको 3 डिग्री कहते हैं, राइट। ये 3 डिग्री अल्कोहल लिखा है स्वाति हमने यहां पे, और कुछ नहीं लिखा, 3 डिग्री अल्कोहल बस नाम लिख दिया है और तो कुछ भी नहीं लिखा। रूपाली अभी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब सवाल यह आता है कि कितने मोल, ध्यान से देखें, जब पूर्ण दहन होगा तो पूर्ण दहन में कितने मोल CO2 और कितने मोल H2O बनेंगे, आओ ये देख लेते हैं, राइट। तो जैसे ये देखो हमने आपको मान लेते हैं कि ये हम पूर्ण दहन में H2O तथा CO2 के मोल की हम गणना कैसे करेंगे, है ना। अगर हमें पूर्ण दहन करा दिया तो यहां पे इनके मोल को हम कैसे गणना में ले आएंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि जब पूर्ण दहन होता है ना, तो पूर्ण दहन में क्या होगा, देखो पूर्ण दहन होगा तो कार्बन की संख्या n है, हाइड्रोजन की संख्या एल्केन में 2n+2 है, तो ऑक्सीजन की संख्या यहां पे क्या हो जाएगी, 3n+1 को डिवाइड कर देंगे यानी भाग दे देंगे 2 से, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का मोल बन जाएगा। इधर n CO2 आ जाएगा और यहां पे इसमें क्या आएगा, n+1 H2O आ जाएगा, अर्थात NCO2 और n+1 H2O के अणु बनेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में। अब देखो यहां पे ये n क्या है, n यहां पे क्या है, n बराबर क्या है, जो एल्केन है उसमें कार्बन की संख्या, n यहां पे क्या है, n बराबर क्या है, एल्केन में कार्बन की संख्या है, ये क्या दे रखा है, ये कार्बन की संख्या, राइट। अब देखो अगर मान लेते हैं हम यहां पे C3H8, तो देखो n का मान यहां कितना है, 3 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6+1 कितना हो जाएगा, ये और क्या बनेगा, 4 मोल वाटर बन जाएगा। तो देखें यहां पे अगर n का मान 3 है तो आ रही है बात समझ में। अगर यहीं पर C4H10 दिया होता तो देखो n की जगह पे कितना हो जाएगा, 13 बाई क्या लिखेंगे,
4 मोल CO2 बन जाएगा और इतने बड़े से काम चल जाएगा, सही रहेगा। CnH2n+2 मैंने लिखाया है, ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। मैंने पहले ही दिन बताया था कि ये एल्केन का सामान्य सूत्र है ना? राइट? कहां पे 3 से मल्टीप्लाई करना है? यहां देखो ना, यहां पे n = 3 है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? अच्छा एक मिनट, इस साइड देखें, 6 4 10, यहां पे एक मिनट, ये 5 हो जाएगा, राइट? हाँ, ये हो जाएगा 5O2, इसी को बोल रहे थे ना? हाँ बिल्कुल, 5O2 आएगा, राइट? चलो, तो ये जो दहन है, इसको कैसे लिखा जाता है? अभी भी किसी को कोई समस्या आएगी? बोलिए। हाँ, इसीलिए देखो कर दिया हमने, ये 5/2 कर दिया। 10/2 का मतलब 5, 10/2 यानी 5O2 हो गया। थैंक यू संध्या, समझ में आएगा? मैं जो बोल रहा हूं वो आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है? पहले क्लास में बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए थे, उनको लगा होगा सर आए हैं, क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, राइट? अभी तो सारी चीजें फाइन है, बिल्कुल। हाँ स्वाति, बिल्कुल। अब मैं आगे बढ़ूं? चलो, अब देखो, इसके बाद की जो अभिक्रिया है वो है समावैवीकरण। समावैवीकरण ये क्या चीज होती है? समावैवीकरण, इसके अंदर में क्या होता है कि इसमें अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी यहां पे समावैवीकरण क्या होता है? यहां पे सूत्र क्या होगा? समान होगा। यानी दो अलग अलग संरचनाएं हमें मिलेंगी देखने को, ठीक है ना? उनके क्या होंगे? सूत्र समान होंगे। संरचना क्या हो जाएगी? संरचना अलग अलग हो जाएगी। यानी सूत्र तो समान है, लेकिन संरचना कैसी है? सूत्र समान, सूत्र समान हो, परंतु संरचना भिन्न हो, तो ऐसे यौगिक को समावैवी यानी आइसोमर कहते हैं। समावैवी या आइसोमर कहते हैं। सूत्र तो समान हो, राइट? लेकिन संरचना क्या हो यौगिक की?
अलग अलग हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर या फिर समावैवी कहेंगे, राइट। एक समावैवी से दूसरे समावैवी का बनना समावैवीकरण कहलाता है ना। यानी एक कोई हमारे पास समावैवी है, यानी आइसोमर है मेरे पास, क्या है ना, एक समावैवी जब दूसरे समावैवी में उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रम को या इस अभिक्रिया को समावयवीकरण कहते हैं। समावयवीकरण कहते हैं, अर्थात समावयवी वो होते हैं, राइट, जिनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं, है ना। आओ देख लेते हैं। जैसे यहां पे देखें, ये हमारे पास एक समावैवी है जिसको हम क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन। दूसरा इसी का समावैवी है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समावैवी होंगे। इसी प्रकार से अब ये देखो, ये यहां पे हमने क्या लिया, एन पेंटेन, फिर ये हमने क्या लिया, आइसोपेंटेन, और ये हमने बना दिया इसमें क्या, नियोपेंटेन। ये तीनों, जैसे यहां पे अगर हम बात करें, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों एक दूसरे के संरचना समावैवी हैं। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, ये भी तीनों एक दूसरे के क्या हैं, संरचना समावैवी हैं। ये बात समझ में आ रही है। अब जब हम इसको बनाएंगे तो रिएक्शन हमारी क्या होगी, मान लो कि हम यहां पे एन ब्यूटेन को, हमने एन ब्यूटेन लिया है, इस एन ब्यूटेन को हम किसके रूप में बदलना चाह रहे हैं, आइसोब्यूटेन में बदलना चाह रहे हैं। तो ये रिएक्शन हमारी समावैवीकरण कहलाएगी। और यहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा, उत्प्रेरक के रूप में AlCl3 और HCl लेना पड़ेगा, AlCl3 और HCl। इसके साथ जब हम इसको गर्म करेंगे तो देखो, एन ब्यूटेन हमारा किस में बदल जा रहा है, एन ब्यूटेन यहां पे बदल जाएगा आइसो ब्यूटेन में। और यही अभिक्रिया हमारी समावैवीकरण कहलाती है। क्या ये अभिक्रिया समझ में आई आप लोगों को?
देखें, जेरोक्स 1880 समझ में आया। देखो यहां पे AlCl3 उपस्थित होगा, राइट। चलो, तो समावैवीकरण क्या होता है समझ में आ जाएगा। यहां पे कौन सा उत्प्रेरक उपस्थित होगा, यही अभिक्रिया हमारी समावैवीकरण अभिक्रिया कहलाती है ना। अब मैं आगे चलूं। अच्छा, ये अभिक्रिया होती कैसे है, आओ ये भी देख लेते हैं। इस अभिक्रिया में AlCl3 क्या करता है, कैसे ये अभिक्रिया होती है, ये जानना है या रहने दे इसको। ओके, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। एरोमेटिकरण, एरोमेटिकरण, एरोमेटिकरण क्या होता है, एल्केन का बेंजीन टॉलुइन या जाइलीन में जाइलीन में उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिवर्तित होना एरोमेटिकरण कहलाएगा। अब ये होता कैसे है एरोमेटिकरण, आओ देख लेते हैं। एरोमेटिकरण के अंदर ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में एन हेक्सेन किस में बदल जा रहा है, बेंजीन में बदल जा रहा है। यहीं पे अगर हम एन हेप्टेन ले लेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, टॉलुइन बन जाएगा। और अगर हमने यहां पे एन ऑक्टेन ले लिया तो उत्पाद के रूप में मुझे क्या मिलेगा, ये देखो, ये बेंजीन है, ये हमारा जाइलीन है, देखें ये जाइलीन है,
और ये टॉलुइन है, और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? एरोमेटिकरण कहते हैं। राइट? दिलीप क्या क्वेश्चन है, बोलो आप, अब बताओ। तो एरोमेटिकरण में क्या होता है कि एल्केन परिवर्तित हो जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। राइट? दिलीप, व्हाट इज योर क्वेश्चन? बोलिए। चलिए, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ाऊंगा, फिर हम लोग एल्कीन में चलेंगे। राइट? एरोमेटिकरण में किसी को कोई समस्या तो नहीं है, किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइटिंग समझ में आ रही है, या ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी? एक आध दिन और टाइम लगेगा, सुधर जाएगा ये। पुष्पांजलि, उत्प्रेरक, देखो उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? देखो, उत्प्रेरक कोई धातु हो सकती है, या कोई रसायन हो सकता है ना, या कोई अणु भी हो सकता है। जैसे हमारे शरीर में एंजाइम होता है ना, वो भी एक तरह से उत्प्रेरक ही है। बात समझ रहे हो ना? तो उत्प्रेरक उसको कहते हैं जो क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तित करा दे, लेकिन खुद ना बदले, है ना। यानी उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं, आफरीन, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्रियाकारक को तो उत्पाद में बदल देते हैं, लेकिन वो खुद अपरिवर्तित रहते हैं अभिक्रिया के उपरांत, उनको हम उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे यहां हमने उत्प्रेरक के रूप में ये क्रोमियम ऑक्साइड एंड वेनेडियम ऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया हुआ है। नहीं, अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक की उपस्थिति में घटाया या बढ़ाया जा सकता है ना। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, मान लो कहीं शादी ब्याह में गए, तो पानी पूरी खाने के बाद में खाने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, देखा है कि नहीं? अब कोई नहीं बोलेगा। स्टार्टर की तरह यूज करते हैं लोग। आंसू, देखो पानी पूरी का नाम लेते ही कितने सारे लोगों के अंदर स्पीड बढ़ गई। राइट? चलो मैं आगे बढ़ूं। प्रज्ञा बोल रही वेरी टेस्टी। बिल्कुल टेस्टी तो है प्रज्ञा। ओके, तो एक छोटी सी कॉन्सेप्ट की बात और कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। राइट? रेडी है उसको सीखने के लिए? देखो, ये कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहा हूं ये सीखने वाला है, इसमें क्वेश्चन हमारे नीट के बनते हैं, है ना। तो क्या है वो कॉन्सेप्ट, और सीख लेते हैं। यहां तक की अभिक्रियाएं हमारी एल्केन की सब हो चुकी हैं। एल्केन में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो मैं आपको बताता हूं। राइट? ठीक है, चलो पानी पूरी के ख्याल से बाहर आ जाओ सारे लोग। अब आओ देख लेते हैं मोनोक्लोरिनीकरण में बनने वाले उत्पाद की संख्या बताना। क्या बताना?
मोनोक्लोरिनीकरण में बनने वाले उत्पाद की संख्या, कितने उत्पाद बनेंगे ये बताना है। कंसेप्ट क्या है हमारा? कॉन्सेप्ट है हमारा मोनोक्लोरिनीकरण में उत्पाद की संख्या, उत्पाद की संख्या क्या करना है मुझे? बतानी है कि कितने उत्पाद बनेंगे, राइट? अब यहां पे देखें, जो मोनोक्लोरो हैं उनके उत्पाद की संख्या जो एल्केन है एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। यानी जितने प्रकार के हाइड्रोजन होंगे उतने ही मोनोक्लोरो उत्पाद की संख्या होगी। ठीक है, मोनोक्लोरो उत्पाद की संख्या यहां पे राइट। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं यहां पे देखूं किसको, ईथेन को, तो इस ईथेन के अंदर कितने प्रकार के हाइड्रोजन हैं? तो देखो सभी हाइड्रोजन 1 डिग्री ही हैं, तो ये क्या होंगे? यहां पे एक ही प्रकार होगा हाइड्रोजन का, एक प्रकार ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे प्रोपेन की, तो प्रोपेन में कितने प्रकार के हाइड्रोजन होंगे? 2 प्रकार के हाइड्रोजन होंगे। कितने होंगे? देखो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, राइट। अगर हम इसी प्रकार से एन ब्यूटेन की बात करें, इसके अंदर देखो ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। कितने प्रकार के हाइड्रोजन होंगे? 2 प्रकार के हाइड्रोजन होंगे। अब आओ देख लेते हैं, यहां कितने प्रकार के हाइड्रोजन होंगे? 2 प्रकार के हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, यहां पे कितने प्रकार के हाइड्रोजन होंगे? सभी एक ही प्रकार के हाइड्रोजन होंगे। एक ही प्रकार के हाइड्रोजन होंगे। अब देखो यहां से मुसीबत शुरू होगी तुम्हारी। ठीक है, ये देखो अगर हम यहां पे आइसोपेंटेन लेते हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन एक प्रकार के हो गए, ये 2 दूसरे प्रकार का, ये तीसरे प्रकार का और ये चौथे प्रकार का। तो कितने प्रकार के हाइड्रोजन हैं यहां पे? 4 टाइप के हाइड्रोजन हैं यहां पे। इसी प्रकार से अगर हम यहां पे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन देखें तो एक प्रकार का हाइड्रोजन ये होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, एक ये होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर ये और ये 2 डिग्री हाइड्रोजन सेम होंगे, फिर ये और ये भी 2 डिग्री सेम होगा और ये वाला हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो 2 डिग्री प्रकार के तीन प्रकार के 2 डिग्री के हाइड्रोजन होंगे। तो कुल प्रकार हाइड्रोजन के कितने हो गए यहां पे?
5 हो गए। कितने प्रकार के हाइड्रोजन हो गए? 5 प्रकार के हाइड्रोजन हो गए, राइट। क्लियर? तो यहां पे मोनोक्लोरिनीकरण में उत्पाद की संख्या को कैसे बताते हैं, यह जानने के लिए मुझे हाइड्रोजन कितने प्रकार के हैं यह बताना पड़ता है। ठीक है। अब इसके अंदर जो प्रश्न आएगा वो किस प्रकार का प्रश्न आएगा कि जैसे मान लो यहां हमने क्या किया कि ये हमने आइसो पेंटेन लिया हुआ है, इसमें हम क्या करा रहे हैं? क्लोरीनीकरण करा रहे हैं। क्या बताना है? मोनोक्लोरो उत्पादों की कुल संख्या, मोनोक्लोरो उत्पादों की कुल संख्या। तो कुल संख्या यहां पे हमें बतानी है। ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहां पे तो कितने प्रकार के हमारे पास हाइड्रोजन हैं? अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखो, एक हाइड्रोजन हमारे पास ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, तीसरा हाइड्रोजन ये है, और यहां पे जो समान हैं हाइड्रोजन उनको हम समान कलर में ले लेते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन के प्रकार एक समान दिखाई देंगे। ठीक है। इसको भी मैं अलग कर देता हूं, जैसे इसको भी हटा देता हूं, मैं अलग अलग कलर में इसको बता दूंगा जिससे कि आपको समझने में इसको समस्या ना हो, राइट। देखो यहां पे हमने कुल मिलाकर के 4 कलर डिफरेंट तरीके से यूज किए हैं, राइट। अब कुल उत्पादों की संख्या यहां पे हमारी कितनी हो जाएगी? 5 प्रोडक्ट बनेंगे। 5 प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें त्रिविम समावयवी की संख्या नहीं है। त्रिविम समावयवी को हम छोड़ देंगे, राइट। तो देखो ये दोनों तो एक ही तरह के हैं, ये दोनों हाइड्रोजन CH3 के हैं, एक ही तरह के हैं। ये वाला CH3 अगर देखें तो ये इन CH3 से अलग होगा क्योंकि ये CH2 से जुड़ा हुआ है। जो 5 प्रोडक्ट बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? अगर ऐसा प्रश्न में आता है तो देख लो कौन कौन से बनेंगे। पहला प्रोडक्ट तो हमारा ये बन जाएगा, पहला प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट हमारा यहां पे मोनोक्लोरो का ये बन जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट है ये। तीसरा प्रोडक्ट यहां पे अगर हम देखें तो ये बनेगा। चौथा प्रोडक्ट हमारा अब ध्यान से देखो, मैंने कुल 5 प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, लेकिन यहां पे कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये देखो यहां पे ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है? ये कैसा कार्बन है? ये एक कायरल कार्बन है। कैसा कार्बन है? कैसा कार्बन है? ये कायरल कार्बन है। तो जब कायरल कार्बन है तो इस कायरल कार्बन पे 2 उत्पाद बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक इसका R बनेगा और एक इसका प्रतिबिंब समावयवी बनेगा, R और S। अब देखो कितने उत्पाद हो गए? 5 हो गए। तो मोनोक्लोरो उत्पादों की कुल संख्या, ध्यान रखना ये प्रश्न 2 प्रकार से आएगा। कुल संख्या कितनी होगी? 5 होगी, है ना। 5 होगी जिसमें त्रिविम समावयवी भी साथ में होगा, राइट। अगर त्रिविम समावयवी हटा देंगे तो 4 हो जाएगी। मतलब बिना त्रिविम समावयवी के उत्पादों की संख्या कितनी होगी? तो देखें
त्रिविम समावयवी, त्रिविम समावयवी को अगर हम छोड़ दें, उत्पाद कितने बन जाएंगे तब? उत्पाद की संख्या कितनी बन जाएगी? यहां पे 4 बन जाएगी। लेकिन अगर उसको साथ में ले लेंगे तो 5 बन जाएगी। राइट? क्लियर है ये? हाँ गीता, अच्छा एक चीज बताओ कि जल्दी पढ़ के गीता कुमारी क्या करना है इसको? आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं? मैं बहुत फास्ट अगर पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब आइए देखते हैं हाइड्रोकार्बन में दूसरा पार्ट जो है हमारा एल्कीन। एल्कीन एल्कीन हाइड्रोकार्बन पार्ट 2, हाइड्रोकार्बन पार्ट 2 एल्कीन। राइट? सारा 4 तरह के हाइड्रोजन होंगे वहां पे, 4 तरह के हाइड्रोजन होंगे। राइट? तो देखो एल्कीन क्या होते हैं? एल्कीन यानी जिनके पास क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच क्या उपस्थित होता है? कार्बन कार्बन, है ना? कार्बन कार्बन द्विबंध जहां पे उपस्थित होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एल्कीन। तो अगर मैंने एल्कीन बोला है तो इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन कार्बन में क्या होगा? द्विबंध होगा। एक बंध हमारा यहां पे क्या होगा? एक बंध हमारा यहां पे सिग्मा होगा और दूसरा बंध हमारा क्या होगा? पाई होगा। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके पास एक सिग्मा और एक पाई बंध उपस्थित होता है उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलेंगे। राइट? वही कहलाएंगे यहां पे एल्कीन। ध्यान रखना। तो एल्कीन क्या होते हैं? जिनमें द्विबंध उपस्थित होता है उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कीन कहते हैं। राइट? एल्कीन के अगर हम सामान्य सूत्र की बात करें, यानी इसका जो एक सामान्य सूत्र है वो सामान्य सूत्र क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या की अगर हम बात करें, है ना, तो इसके लिए जो यहां पे सामान्य सूत्र है एल्कीन में वो क्या बनेगा? CnH2n बनेगा, जहां पे कि n की संख्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होनी ही चाहिए। या तो n की मात्रा 2 के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। तो पहला इसका जो सदस्य है उस पहले सदस्य को हम क्या बोलते हैं? ये पहला सदस्य है। दूसरा जो सदस्य है इस सजातीय श्रेणी का, इस सजातीय श्रेणी में जो दूसरा सदस्य है उसको हम प्रोपीन कहेंगे। क्या बोलेंगे? देखें, ये प्रोपीन है। तीसरा जो सदस्य है हमारा ये है 1-ब्यूटीन और ये है 2-ब्यूटीन और ये एल्कीन है आइसोब्यूटाइलिन। ठीक है? अब यहां पे अगर हम बात करें 2-ब्यूटीन, ध्यान से देखें, जो 2-ब्यूटीन है ना, उस 2-ब्यूटीन के 2-ब्यूटीन के 2 अलग अलग रूप आपको दिखेंगे।
जिसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणु समान होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? समपक्ष एल्कीन या फिर सिस, और जिसमें दोनों हाइड्रोजन या फिर दोनों मिथाइल समूह एक दूसरे से अलग अलग होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस एल्कीन बोलेंगे, राइट। तो सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? ज्यामितीय समावयवी होते हैं। क्या होते हैं ये? ज्यामितीय समावयवी होते हैं। ज्यामितीय समावयवी है ना, ज्यामितीय समावयवी अर्थात सब कुछ समान है, ज्यामिति इनकी क्या है? अलग अलग है, राइट। ये बात समझ में आ जाएगी। सामान्य सूत्र एल्कीन का क्या होता है? एल्कीन में कुछ मैंने नाम बताए आपको, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं? थाइलीन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपीन। इसको हम क्या बोलेंगे? 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, आइसोब्यूटाइलिन। और 2 ब्यूटीन के दो अलग अलग रूप होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो एक बात और मैं यहां पे बता देता हूं कि ये यहां पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। यहां सामने की तरफ कोई ग्रुप लगा होगा और ये पीछे की तरफ है, इस तरह से ये पीछे की तरफ कोई ग्रुप यहां पे लगा हुआ होगा। मतलब देखने पर हमें ऐसा लगेगा ये लाइन हमारी ब्रोकन होगी इस तरीके से, और ये सभी के सभी एक ही तल पर क्या होंगे? एक ही तल पर ये उपस्थित होंगे। ये सामने का दृश्य है और ये पीछे साइड का है, राइट। तो यहां पे ये बात ध्यान रखना कि मैं एक शब्द यूज करूंगा जिसको कि ध्यान रखना है, यानी अप, यानी तल के ऊपर। अप जब भी हम बोलेंगे इसका मतलब यह होगा ये लाइन, और डाउन का मतलब होगा, डाउन अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये समझो कि डाउन का मतलब है यहां पे डाउन का मतलब हो जाएगा ये लाइन, टूटी हुई लाइन, टूटी हुई लाइन, राइट। तो ये जो टूटी हुई लाइन है जिसको कि हम यहां पे डैश के रूप में लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो आपको फिर दिक्कत होगी। ये देखो इस तरह से अगर ये टूटी हुई इस तरह से लाइन दिखेगी आपको तो ये डाउन को बता रहा है, और थिक लाइन है तो अप को बताएगा, राइट। ये ऊपरी तल है और यहां पे इसके नीचे ये निचला तल है ना। यानी ऊपरी तल को इंग्लिश में अबव द प्लेन कहते हैं, अबव द प्लेन, जबकि निचले तल को बिलो द प्लेन हम बोलेंगे, है ना, बिलो द प्लेन। तो ये बात समझ में आ जाएगी। अब यहां देखो कि एल्कीन के अंदर एक और बात देख लेते हैं। एल्कीन में ऐसी एल्कीन जैसे ये डबल बॉन्ड से लगा हुआ जो कार्बन है, ये डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन है,
और इनसे लगा हुआ जो दूसरा कार्बन है, जैसे ये देखो, तो डबल बॉन्ड से लगा हुआ पहला जो कार्बन है उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन और दूसरे वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं? दूसरे वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलेंगे। दूसरा जो कार्बन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन बोलेंगे, है ना। यानी डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ जो पहला कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा, और दूसरा जो कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोजन। क्या ये बात समझ में आ जाएगी? अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन समझ में आ जाएगा? बोलिए, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन में कोई समस्या? अब आइए देखते हैं, एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यह भी हमको पता होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यह हमको पता होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लो कि अगर यहां मुझे एक एल्कीन दे रखी है तो इस एल्कीन में 0 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं, जबकि अगर हम यहां पे एक दूसरी एल्कीन लेते हैं जो कि प्रोपीन है, इस प्रोपीन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होंगे। अगर यहीं पे हम आइसोब्यूटाइलिन लेते हैं तो आइसोब्यूटाइलिन के पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएगी। यहीं पे अगर हम 2 ब्यूटीन लेते हैं तो इस 2 ब्यूटीन में भी 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। अगर हम 1 ब्यूटीन लेते हैं तो 1 ब्यूटीन में 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। अगर हम यहां पे साइक्लोहेक्सीन को लेते हैं तो 4 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे। अगर हम यहां पे इस प्रकार की एल्कीन को लेते हैं, यहां पे भी 4 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो यहां पे भी क्या आ जाएंगे? 4 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम ये एल्कीन लेते हैं 7 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे, और अगर हम ये एल्कीन लेते हैं तो 10 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब देखो, हमने बहुत सारी एल्कीन देखी है। अगर एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन अधिक है तो उसका स्थायित्व भी क्या होगा? उसी पे निर्भर करेगा, है ना। तो एल्कीन का स्थायित्व किस पे निर्भर करता है? एल्कीन का स्थायित्व समानुपाती होता है अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन की संख्या होगी एल्कीन उतना ज्यादा स्थायी होगी, और उसकी क्रियाशीलता भी क्या हो जाएगी? उसी हिसाब से इंक्रीज या फिर
डिक्रीज कर जाएगी। अब आइए देखते हैं यहां पे सममित और असममित एल्कीन क्या होती है। सममित यानी सिमेट्रिकल तथा असममित जिसको अनसिमेट्रिकल एल्कीन के नाम से भी जाना जाता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन ऐसी एल्कीन जिसमें दोनों तरफ यानी डबल बॉन्ड के कार्बन के तरफ यहां पे अगर समूह कैसे हों, समान समूह हो, है ना। सभी समूह कैसे हों, सभी समूह क्या हों, सभी समूह समान है अगर, तो ऐसी एल्कीन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन। और अगर सभी समूह अलग अलग हैं, सभी समूह यहां पे अलग अलग हैं, यानी इनमें से कुछ जो है वो समान भी हो सकते हैं, तब उनको क्या बोलेंगे कि द्विबंध से जुड़े समूह या फिर परमाणु अलग अलग होते हैं, तब उसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर हम इनके उदाहरण की बात कर लें तो उदाहरण के रूप में हम आओ देख लेते हैं। एक एल्कीन है जिसमें यहां पे दोनों तरफ समान समूह लगा हुआ है ना, समान समूह लगा हुआ है। जैसे अगर ये देखें H, ये एल्कीन हमारी क्या कहलाएगी, सममित एल्कीन कहलाएगी, सिमेट्रिकल एल्कीन कहलाएगी, है ना। इसी प्रकार से ये एल्कीन भी हमारी क्या कहलाएगी, ये एल्कीन भी हमारी क्या कहलाएगी, सममित एल्कीन कहलाएगी। ये एल्कीन भी क्या कहलाएगी, सममित एल्कीन कहलाएगी। ये एल्कीन भी क्या कहलाएगी, सममित एल्कीन कहलाएगी। ये सभी की सभी एल्कीन कैसी हैं, सममित एल्कीन हैं, राइट। स्वाति 5 नंबर में अल्फा हाइड्रोजन आप देख लेते हैं, है ना। 5 नंबर में अल्फा हाइड्रोजन देख लेते हैं। देखो ये है 5 नंबर, यहां देखो यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये देखो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 5 में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। स्वाति सब क्लियर है। ये अंकुर मैंने स्लाइड बैक कर दी, अंकुर मैंने स्लाइड बैक कर दी, आप चेक करिए, देखिए चलो अब आ गए हम। तो ये सभी एल्कीन सममित एल्कीन होंगी। असममित एल्कीन में आओ एग्जांपल देखें। अगर मुझे यहां पे ये एल्कीन दे रखा है आइसोब्यूटाइलिन, ये कैसी एल्कीन है, असममित एल्कीन है। या फिर ये कैसी एल्कीन है, इसको क्या बोलते हैं, असममित एल्कीन बोलेंगे। या फिर ये एल्कीन भी क्या हो जाएगी, जिसके दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ऐसी एल्कीन को हम क्या बोलते हैं,
असममित एल्कीन बोलेंगे। असममित एल्कीन क्या बोलेंगे? असममित एल्कीन। राइट। चलिए अब आइए देखते हैं, दो यहां पे नए नाम देखते हैं। सेटजैफ एल्कीन क्या होती है? सेटजैफ एल्कीन, सेटजैफ एल्कीन, इसको जेटसैफ के नाम से भी जाना जाता है। जेटसैफ एल्कीन भी इसको बोलते हैं। जेटसैफ एल्कीन, ठीक है ना? तो ऐसी समावैवी एल्कीन, समावैवी एल्कीन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, दूसरी होती है हाफमैन एल्कीन। हाफमैन एल्कीन ये भी क्या है? समावैवी एल्कीन है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। उनको हम क्या बोलते हैं? हाफमैन एल्कीन बोलेंगे। दो तरह के एल्कीन की बात करी मैंने, सेटजैफ एल्कीन और हाफमैन एल्कीन। दो अलग अलग एल्कीन की हमने बात करी हुई है, ध्यान से देख लीजिए। अच्छा अंकुर, मैं बैक कर रहा हूं, देखो लिखो फटाफट, फिर बताओ अंकुर। एक बोलेंगे सर फास्ट स्पीड में चलो, दूसरे बोलेंगे सर स्लो चलो। अंकुर लिख लेना तो बता देना। समझ में आ रहा है बच्चों? ये सम्मित एल्कीन, असम्मित एल्कीन, सेटजैफ एल्कीन, हाफमैन एल्कीन जो मैंने बोला, समझ में आ रहा है कि नहीं? अंकुर हो गया? ओके, तो अब चलो आओ देख लेते हैं। यहां पे भी देख लो, सभी को पता होना चाहिए सेटजैफ एल्कीन किसको बोलेंगे? ऐसी समावैवी एल्कीन जिसके अंदर में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? अधिक होगी, है ना? चलो उदाहरण के रूप में आओ देख लेते हैं। इसका भी उदाहरण ले लेते हैं। क्या उदाहरण है इसमें? जैसे मान लो कि मेरे पास यहां पे, ये देखो, मेरे पास यहां पे 2 ब्यूटीन है और मेरे पास यहां पे 1 ब्यूटीन है। तो 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन में मुझे यह बताना है कि यहां पे कौन सी एल्कीन सेटजैफ एल्कीन होगी और कौन सी एल्कीन यहां पे हाफमैन एल्कीन होगी। देखो दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर है, राइट? दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर है। अब यहां पे देखें अगर, तो इसके पास कुल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 ही इस साइड में और 3 इस साइड में। जबकि इस एल्कीन के पास कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो समावैवी एल्कीन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, तो ये कौन सी एल्कीन कहलाएगी?
Z7 एल्कीन, और ये वाली कौन सी एल्कीन कहलाएगी? हॉफमैन एल्कीन कहलाएगी। फर्स्ट यहां पे सेटजेफ है और दूसरी वाली क्या है? हॉफमैन एल्कीन है। बात समझ में आई? अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं? अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं? ओके, कोई कमी तो महसूस नहीं हो रही है? पानी पूरी वाले को बुलाएं फिर। ओके, चलो अब आओ देख लेते हैं थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री, क्योंकि एल्कीन को बनाने के पहले हम थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी देखेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री में जब हम जाएंगे, जैसे ये देखो, अगर हमें कोई ऐसा अणु दे रखा है ना, जिसमें ऊपर में और नीचे बाएं और दाएं समान है, तो ऐसे अणु को हम क्या बोलते हैं? मीजो यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीजो यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मीजो यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीजो यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ऐसे अणु को दो बराबर भागों में विभक्त करना बहुत ही आसान होता है। अर्थात अगर मैं कागज को इस तरीके से मोड़ दूं, है ना, तो दो समान भाग हो जाएंगे इसके। कोई बात नहीं स्वाति, देखो वो स्पेस पे डिपेंड करता है। अब देखो, अगर कहीं कुछ लिखना है, स्पेस है तो मिटाया नहीं, राइट? स्वाति, तो मीजो यौगिक क्या होते हैं? जिनमें दोनों तरफ ऊपर और नीचे भी क्या है? समान समूह या समान परमाणु उपस्थित होंगे। जैसे ये देखो, क्या हमारा ये यौगिक मीजो है या फिर नहीं? क्या ये यौगिक हमारा मीजो है? क्या ये यौगिक हमारा मीजो है? राइट? अगर यहीं पे इस प्रकार का कोई अरेंजमेंट हो जिसमें कि तो ऐसे यौगिक को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब समावयवी। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब समावयवी बोलते हैं। प्रतिबिंब समावयवी अर्थात इनेंशियोमर होंगे। जैसे यहां पे हमने क्या किया? दर्पण लगा दिया है। और ये दोनों के दोनों यौगिक अलग अलग हैं, पर हमें दिखेंगे कि दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिरूप हो। राइट? तो प्रतिबिंब मीजो यौगिक और प्रतिबिंब समावेशी समझ में आ गया सभी लोगों को?
अब आइए देखते हैं सिन तथा एंटी क्या होते हैं। सिन तथा एंटी, सिन का मतलब क्या होता है? सिन का मतलब यहां पे हुआ कि दो कार्बन हैं, दोनों में दो रूप, दो जो समूह हैं वो समूह क्या होंगे? ऊपर हो या फिर नीचे हो। शर्त यह है कि दोनों एक तरफ होने चाहिए, है ना। तो सिन का मतलब क्या हुआ? दो समूह का तल समान अगर होगा, दो समूह अगर हैं, उन दो समूह का अगर तल क्या है, दो समूह का तल समान होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिन बोलेंगे। जैसे कि यहां पे मैंने क्या किया हुआ है कि ये एक समूह x है और दूसरा समूह क्या है? y है ना। यहां पे भी वही समूह है, तो दोनों एक ही साइड में हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? सिन बोलेंगे। अगर यहीं पर एंटी होता तो एंटी में क्या बन जाएगा? देखो, एक समूह का तल अगर ऊपर है तो दूसरे समूह का तल नीचे होना चाहिए। ठीक इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, जिसमें कि यहां पे एक ग्रुप x को हम नीचे रख दें और y को हम क्या कर देंगे? ऊपर रख देंगे, राइट। तो यहां पे देखोगे कि x का तल अलग अलग है और y का तल क्या है? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एंटी का मतलब क्या होता है? जब दो समूह या परमाणु अलग अलग तल पर उपस्थित होंगे। कहां होंगे? अलग अलग तल पर उपस्थित होते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी बोलते हैं। तो सिन और एंटी समझ में आ जाएगा। स्वाति अभी सही है? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तो सिन और एंटी की मीनिंग सबको समझ में आ जाएगी। ओके, अब आइए देखते हैं कि हम एल्कीन को बनाने के पहले विलोपन अभिक्रिया सब लोगों ने पढ़ रखी है। विलोपन अभिक्रिया क्या होती है? विलोपन अभिक्रिया के बारे में सभी का आइडिया क्लियर है? अगर पढ़ रखा है तो बता दो। विलोपन अभिक्रिया, जिसको कि इंग्लिश में एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्या ये पढ़ा हुआ है? विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया हमने पढ़ रखी है। ओके, ठीक है। तो विलोपन अभिक्रिया में हमें यहां पे दो अलग अलग प्रकार की विलोपन अभिक्रियाएं मिली होंगी, अगर आपको याद होगा, है ना। विलोपन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो विलोपन अभिक्रिया में हमने देखा होगा कि अल्फा एलिमिनेशन
और दूसरा बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, राइट। बीटा एलिमिनेशन, तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, ये देखो यहां पे एक कार्बन मेरा 1 है और दूसरा कार्बन 2। बीटा एलिमिनेशन को हम 1,2 विलोपन भी कहते हैं, अर्थात एक समूह यहां पे X और दूसरा समूह यहां पे Y है, ये दोनों जाएंगे, राइट। और दोनों जब ये जाएंगे तो इनकी जगह पे किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, दो समूह या परमाणु जब अल्फा बीटा, अल्फा तथा बीटा कार्बन से क्या होते हैं, कार्बन से बाहर निकल जाते हैं, तो एल्कीन प्राप्त होती है। एल्कीन प्राप्त होती है तथा इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया को बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। ये जो अभिक्रिया है इसको हम क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया को बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, राइट। तो बीटा एलिमिनेशन क्या होगा, यहां पे दो समूह निकलेंगे X और Y, मतलब X भी बाहर चला जाएगा और Y भी बाहर चला जाएगा, और उसकी जगह पे क्या होता है कि पाई बंध का निर्माण होने लगेगा, राइट। तो बीटा एलिमिनेशन हो गया। इस बीटा एलिमिनेशन के दो अलग अलग प्रकार भी आपने पढ़े होंगे। जो बीटा एलिमिनेशन है यानी बीटा विलोपन है, वो बीटा विलोपन यहां पे दो प्रकार का होता है। कौन सा, द्विअणुक विलोपन, जिसको हम यहां पे E2 बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, द्विअणुक विलोपन यानी E2 एलिमिनेशन, और एक अणुक विलोपन यानी E1 एलिमिनेशन। तो देखो बीटा विलोपन दो प्रकार का है हमारे पास, एक है द्विअणुक विलोपन और एक है एक अणुक विलोपन। एक अणुक विलोपन और द्विअणुक विलोपन में, एक अणुक विलोपन और द्विअणुक विलोपन में ये जो E2 है और E1 है ना, यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखें। यहां पे E2 एलिमिनेशन में ये जो रिएक्शन होती है वो क्या होगी, ये एक पद में अभिक्रिया होगी। एक पद में क्या होगा, विलोपन हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे जो क्रियाकारक है, क्रियाकारक के साथ क्या उपस्थित होना चाहिए, प्रबल
क्षार तथा उष्मा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रबल क्षार तथा उष्मा होनी चाहिए। तीसरा क्या होगा? तीसरा पॉइंट यहां पे यह होगा कि मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होगा। मध्यवर्ती नहीं बनेगा। मध्यवर्ती नहीं बनेगा। ये 3 पॉइंट E2 एलिमिनेशन की बात हो गई। ये अभिक्रिया एक पद में होती है। इसमें क्रियाकारक के साथ साथ प्रबल क्षार तथा उष्मा उपस्थित होती है। इसके अंदर कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है, राइट? यानी मध्यवर्ती यहां पे नहीं होगा। यह बात हमको ध्यान रखनी है। अगर हम E1 एलिमिनेशन की बात करें तो E1 एलिमिनेशन के अंदर यहां पे अंतर क्या आ जाएगा? पहला अंतर तो यह है ना, अभिक्रिया 2 पदों में होती है। अभिक्रिया 2 पदों में होती है। 2 पदों में होती है। कौन सी? एक अणुक वाली अभिक्रिया 2 पदों में होती है, पहला। दूसरा, यहां पर क्षार की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यहां पे क्रियाकारक कार्बधनायन मध्यवर्ती बनाता है। और तीसरा पॉइंट यह है कि इस अभिक्रिया में क्या होगा? दुर्बल क्षार के साथ उष्मा या फिर प्रबल अम्ल के साथ उष्मा इस अभिक्रिया को बढ़ाने में सहायक होते हैं, राइट? तो देखो, बीटा विलोपन 2 प्रकार का हुआ, द्विअणुक विलोपन, एक अणुक विलोपन, राइट? 5 मिनट और रुक जाओ क्लास में। 5 मिनट और, मतलब 5 नहीं, 7:30, राइट? ठीक है, ये सभी लोगों ने लिख लिया होगा। मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या तो नहीं आनी चाहिए। अब आइए देखते हैं एक E2 एलिमिनेशन किस प्रकार से होती है ना? E2 एलिमिनेशन किस प्रकार से होती है? तो E2 एलिमिनेशन किस प्रकार से होगी? हमारे पास यहां पे एक हाइड्रोजन है और हमारे पास यहां पे क्या उपस्थित है? एक समूह उपस्थित है, ठीक है? उस समूह को हम यहां पे अवशिष्ट समूह या लिविंग ग्रुप बोलेंगे। और L का मतलब होता है, L मीन्स अवशिष्ट समूह। अवशिष्ट समूह में क्या आ जाएगा? यहां पे हैलोजन आ सकता है, OH आ सकता है, NR3 प्लस आ सकता है, या फिर SR2 प्लस आ सकता है, या फिर OH2 प्लस आ सकता है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, नहीं बच्चे अभी बोलेंगे कि OH2 प्लस आ सकता है, N2 प्लस आ सकता है। इस प्रकार से ये अवशिष्ट समूह हो गया। अब क्या होगा? यहां इस अवशिष्ट समूह के साथ हम क्या लेंगे? क्षार लेंगे और उष्मा लेंगे, है ना? तो होगा क्या कि यहां से बीटा हाइड्रोजन और अवशिष्ट समूह दोनों क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे
और उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलेगा, क्या बन जाएगा, एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। ये हमारा क्रिया कारक है। ये क्या है, ये हमारे पास यहां पे क्रिया कारक है। और ये हमें क्या मिलेगा, यहां ये हमें मिलेगा उत्पाद। अब इस क्रिया कारक के अंदर अगर मैंने यहां पे क्या ले लिया, हैलोजन ले लिया, जैसे मैंने यहां पे Br ले लिया, क्षार की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, एल्कोहलिक KOH ले सकते हैं, हीट लेंगे, उत्पाद के रूप में हमें क्या मिल जाएगा, देखो एल्कीन मिलेगा। ठीक, यहां पे हम और क्या ले सकते हैं, इसमें दोनों परमाणु हम हैलोजन के भी ले सकते हैं। दोनों परमाणु हम क्या करेंगे, हैलोजन के भी ले सकते हैं। अब एक बात और भी ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों हैलोजन के परमाणु हैं, वो दोनों हैलोजन के परमाणु का तल क्या है, इसको भी हम क्या करेंगे, मेटल पाउडर के साथ हीट कर देंगे। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट। तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजनीकरण, इसको बोलते हैं डिहैलोजनीकरण, राइट। तो क्रिया कारक यहां पे इस प्रकार से E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी होगी। यहीं अगर हम E1 एलिमिनेशन की बात करें, अच्छा देखो एक बात और ध्यान रखना है कि E2 एलिमिनेशन में बनने वाली जो एल्कीन होती है, क्या बनती है, एल्कीन। जो एल्कीन बनती है वो मुख्यतः सेडजैव एल्कीन होती है। तो अब देखो यहां पे क्षार के रूप में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, प्रबल क्षार के रूप में हम यहां पे क्या लेने वाले हैं, एल्कोहलिक KOH तो हम लेंगे ही लेंगे, सोडामाइड ले सकते हैं NaNH2, इसके साथ साथ हम यहां पे क्या ले सकते हैं, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले सकते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड भी ले सकते हैं। ये सब के सब क्या होंगे, यहां पे हम लिथियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, राइट। ये सब के सब क्या होंगे बच्चों, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सब प्रबल क्षार हैं, सब के सब क्या हैं, प्रबल क्षार हैं ये, राइट। तो प्रबल क्षार हम यहां पे ले लेंगे। और लास्ट में अगर हम E1 रिएक्शन की बात करें, E1 अभिक्रिया में क्या होता है कि सबसे पहले यहां ये लीविंग ग्रुप है, ये बाहर चला जाएगा, इसके बाहर जाने पे क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। यहां से लीविंग ग्रुप चला गया, कार्बोकेटायन बना, यानी कार्बोधनायन का निर्माण होगा। और फिर यहां से क्या हो जाएगा, H+ बाहर चला जाएगा। जैसे ये देखो आप यहां पे H+ सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म करने पे ये बना, इसके निकलते ही क्या बन जाएगा, ये कार्बोधनायन बन जाएगा। यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा और हमें एल्कीन
मिल जाएगी। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन यह अभिक्रिया कौन देगा? एल्कोहल देगा। कब देगा? जब हम यहां पे प्रबल अम्ल के साथ उष्मा ले लेते हैं, राइट? जब हम प्रबल अम्ल के साथ उष्मा ले लेते हैं तो एल्कोहल से हमें क्या मिलेगा? एल्कोहल बदल जाएगा हमारा किसमें? एल्कीन के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, राइट? क्लियर है ये? ओके, अब आखिरी में मैं आप लोगों के अगर किसी के कोई डाउट अगर है ऐसा कुछ या बैक स्लाइड में कुछ देखना है तो पूछ सकते हो। राइट? चेक कर लो एक बार। आप चेक कर लो। ओके, थैंक यू प्रज्ञा, स्वाति। पहले वाली स्लाइड देखनी है तो देखो कौन सी सबसे शुरू की? फर्स्ट स्लाइड यहां पे है हमारी, देखो ये है प्रज्ञा। कल हम लोग एल्कीन के बनाने की जो अलग अलग विधियां हैं उसको देखेंगे। आज हमने यहां तक किया हुआ है, राइट? ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि।